फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, जो सभी बैंकिंग एग्जाम्स में इस समय पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली मेंस एग्जाम में। तो इनको हम देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे, जैसे IBPS PO के लिए, क्लर्क के लिए, RRB के लिए, नाबार्ड, NIACL और LIC एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और सभी SSC एग्ज़ाम में निश्चित सफलता लेना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए ये टारगेट बैच स्टार्ट किया है, टारगेट बैच 2017। और इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा www.bankerspoint.org। यहाँ से साइन अप करके इस टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा टारगेटेड कंटेंट मिलेगा आपको, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा और सारे वीडियोस मिलेंगे, नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये डिसीजन रहेगा आपके लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस एक ही कोर्स में मैं आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू का पूरा पढ़ाऊँगा। 4 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसका फ़ायदा उठाएँ। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में एक बीच में एक ब्लैंक है। उस ब्लैंक में कौन सी लाइन लॉजिकली और ग्रामेटिकली फिट हो सकती है, वो आपको देख सकता है। एक लाइन भी फिट हो सकती है और 2 लाइन्स भी इसमें फिट हो सकती हैं, क्योंकि ऑप्शन में ईदर 1 और 4 इस तरह से भी आता है इसमें। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। मैन कैन नॉट गिव अप हिज हैबिट विच ही हैज़ फॉर्म्ड सिंस हिज चाइल्डहुड। अब्राहम हैड बीन वेरी काइंड सिंस हिज चाइल्डहुड। इसमें एक व्यक्ति की बात है जिसका नाम अब्राहम था, और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हैबिट आप चाइल्डहुड से फॉर्म कर लेते हैं, वो हैबिट आपके अंदर हमेशा रहती है, वो छूटती नहीं है। ठीक है, अब्राहम हैड बीन वेरी काइंड सिंस हिज चाइल्डहुड, मतलब अब्राहम जो था वो शुरू से ही, अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ही दयालु था। ही सेड वी डू नॉट नो इन व्हाट क्राइसिस द हॉर्स राइडर इज, मतलब उसने बोला कि हम नहीं जानते कि जो हॉर्स राइडर है, जो घुड़सवार है, वो किस परेशानी में इस समय पड़ा हुआ है। What does it matter if he is a drunkard? यदि वो ड्रंकर्ड भी है, यदि वो शराब भी पीता है, तो भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। We have to help a needy man, मतलब हमें एक जो नीडी व्यक्ति है उसकी हेल्प करनी चाहिए। I am going to search him, a man should help another man। उसकी थिंकिंग ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति की, चाहे उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। उसकी, यदि वो नीडी है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो अब इस डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद जो ब्लैंक है उसमें वहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं यहाँ से आपको डिसाइड करना है। ही ऑलवेज हेल्प द पर्सन बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली, तो ऐसा तो कोई वर्णन है नहीं इसमें। ही हेल्प ओनली दोज हु हैड हेल्प्ड हिम, ऐसा भी कोई इसमें मेंशन नहीं है। ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ विदाउट हेल्पिंग अ मैन व्हेन द मैन वाज इन क्राइसिस। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। इस सेंटेंस का जो मतलब है, ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ विदाउट हेल्पिंग, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता था हेल्प करने से दूसरे व्यक्ति की, जो क्राइसिस में होता था, जो नीडी में होता था, और वही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो यदि आप लॉजिक अप्लाई करें तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द सी एट सेवरल प्लेसेस देयर आर रॉक्स ऑन स्मॉल माउंटेन्स विच आर नॉट विजिबल बिकॉज दे आर अंडर वाटर। देखिए, समुद्र जो होता है उसमें माउंटेन्स होते हैं अंदर, पानी के अंदर, और उसके ऊपर माउंटेन्स के अंदर छोटी छोटी रॉक्स होती हैं। इफ शिप्स स्ट्राइक अगेंस्ट देम द शिप्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब यदि कोई जहाज उनसे टकराता है उन रॉक से तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे टाइटैनिक का आपने जो इंसिडेंट हुआ था, सारे लोग मर गए थे, उसमें वो सुना होगा। तो इसमें समुद्र के बीच में काफ़ी माउंटेन्स होते हैं, उसके ऊपर रॉक्स होती हैं
और उनसे अक्सर जो जहाज होते हैं वो टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं, तो उस बारे में इसमें बताया गया है। ऑन सच रॉक्स अ टॉवर लाइक हाई पिलर इज इरेक्टेड। इस तरह की जो रॉक्स होती हैं, जो माउंटेन के ऊपर होती हैं और समुद्र के भीतर होती हैं, उनके ऊपर एक टॉवर लाइक पिलर, ठीक है, वो इरेक्ट कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। एंड इट्स टॉप इज फिटेड विद ए ब्राइट लाइट, और इसके टॉप में एक ब्राइट लाइट लगा दी जाती है, सो दैट द क्रू एट डार्क नाइट मे सेव द शिप अगेंस्ट कॉलिजन। इसका मतलब यह है, क्रू हम बोलते हैं, जो शिप पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम क्रू बोलते हैं। और इस टॉवर पे जो लाइट हम लगा देते हैं, इससे जो शिप का जो क्रू है वो जहाज को टकराने से रोक सकता है, ठीक है। कॉलिजन हम बोलते हैं टकराने को। In the lower part of the pillar, there are small rooms in which the family of the employee of the lighthouse lives. ठीक है, तो इसके नीचे जो इरेक्टेड टॉवर होती है, इसके नीचे कुछ रूम्स होते हैं और वहाँ पर लाइट हाउस के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उसको मेंटेन करते हैं वो रह सकते हैं और रहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन आ सकता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉवर लाइक हाई पिलर की, ठीक है, लेकिन उस टॉवर लाइक हाई पिलर को हम बोलते क्या हैं ये हमने बाद में बताया। यहाँ पर देखिए एक वर्ड का मेंशन हुआ है लाइट हाउस, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका मेंशन नहीं आया है कि लाइट हाउस एक्चुअली होता क्या है। तो वही सेंटेंस यहाँ पर मिसिंग है। पहले हम लाइट हाउस को डिफाइन करा, यहाँ पर देखिए लाइट हाउस को डिफाइन किया, मतलब उस टॉवर को डिफाइन किया एज ए लाइट हाउस, उसमें बोला कि उसको हम लाइट हाउस बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को फर्स्ट मेंशन नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में यहाँ पर हम रेफरेंस नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन विच द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द लाइट हाउस लिव्स, मतलब उस टॉवर लाइक जो पिलर है उस जिसको हम लाइट हाउस बोलते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ रहते हैं, लेकिन लाइट हाउस बोलते हैं वो सेंटेंस यहाँ पर मिसिंग है। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस में केवल यही इसका आंसर बन सकता है कि सच पिलर्स आर नोन एज लाइट हाउसेस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। अब देखिए ये वाला जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है कि सच पिलर्स आर इरेक्टेड ऑन एवरी रॉक कमिंग इन द वे ऑफ शिप, तो ये इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लाइट हाउस का मेंशन है। पहले हमें ये चीज़ बोलनी है, ठीक है। इसमें दिया है कि ईदर 1 और 3, मतलब 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, लेकिन 3 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 3 में हमने लाइट हाउस का मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। तो इस तरह से आपको इसमें लॉजिक अप्लाई करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो जॉन मिडिलटन वॉज पुअर येट ही वॉज काइंड हार्टेड। इसमें एक व्यक्ति की बात हो रही है मिडिलटन, हालांकि मिडिलटन जो था वो गरीब था लेकिन वो काइंड हार्टेड था। ही प्रेज्ड हिज डॉटर फॉर हिज बेनिफिशियंस, मतलब उसकी जो बेटी थी और वो बहुत दयालु थी, बहुत काइंड थी और बेनिफिशियंस की भावना उसके अंदर थी। तो ही प्रेज्ड हिज डॉटर फॉर हिज बेनिफिशियंस, ठीक है। बोथ द फादर एंड द डॉटर बिगेन टू सर्व द ओल्ड सिक मैन, मतलब मिडिलटन जो था और उसकी बेटी जो थी उन दोनों ने एक ओल्ड सिक मैन था, एक बीमार बूढ़ा आदमी था, उसकी सेवा करना शुरू किया। द ओल्ड मैन वॉज ऑफ एन एंग्री पीविश नेचर, ठीक है। जो ओल्ड मैन था उसका जो नेचर था वो पीविश नेचर था, मतलब इरिटेटिंग नेचर था, इरिटेबल था वो। ही इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंकफुलनेस टू मे, अब देखिए मे यहां पर किसका नाम है, मे जो व्यक्ति है मिडिलटन उसकी बेटी का नाम है। तो ही इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंकफुलनेस टू मे, मतलब वो उसके प्रति थैंकफुलनेस ना जताते हुए स्कोल्डेड एंड रिव्यूक्ड हर, उसको डांटता था और उसको झड़क देता था। रिव्यूक का मतलब होता है एकदम डांट देना और झड़क देना, ठीक है। वो उसकी सेवा करती थी लेकिन चूंकि उसका नेचर जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका नेचर पीविश था, उसको वो डांट देता था। बाय एंड बाय द ओल्ड मैन रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, मतलब धीमे धीमे जो ओल्ड मैन था वो रिकवर हो गया, किससे, इलनेस से। तो इलनेस से रिकवर कैसे हुआ, वो इलनेस से रिकवर तभी होगा जब मे जो थी, जो उसकी बेटी थी, वो कंटिन्यू करेगी अपनी सर्विसेज, उसकी सेवा करना कंटिन्यू करेगी, तभी तो वो रिकवर होगा। तो इसीलिए यदि आप कॉमन सेंस लगाएं इसमें तो यहां पर देखिए कि उसने उसकी थैंकफुलनेस जताने की अपेक्षा उसको डांटा और उसको झड़क दिया, ठीक है। एंग्री पीविश नेचर, ही इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंकफुलनेस टू मे स्कोल्डेड एंड रिव्यूक्ड हर, मतलब उसने उसको डांटा।
लेकिन मैरी ने क्या किया, बट मे विदाउट माइंडिंग हिज रिव्यू सर्व्ड हिम वेरी हैप्पीली। लेकिन मे ने उसकी बातों का, उसकी झिड़की का, उसकी डांट का बुरा नहीं माना और कंटिन्यू किया, खुशी खुशी उसकी सेवा करना कंटिन्यू किया, तभी तो वो रिकवर हुआ, नहीं तो वो रिकवर ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसमें जो आंसर होगा आपका ये होगा 4। इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन जो होगा वो देखिए सही नहीं है। मे लेफ्ट सर्विंग द ओल्ड सिक मैन, यदि मे ने उसको छोड़ दिया होता तो वो रिकवर ही नहीं हो पाता। ठीक है, मे वॉज काइंड टुवर्ड जेंटलमैन ओनली, ऐसा तो कोई मेंशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, मिडिलटन डिड नॉट वांट टू सर्व द ओल्ड सिक मैन, ऐसा भी कोई मेंशन नहीं है। तो इसलिए इसमें केवल 4 ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन यूरोप अ रीजन ऑफ हॉलैंड इज बिलो सी लेवल, मतलब यूरोप में, हॉलैंड आपने सुना होगा ये यूरोप में आता है, और अ रीजन ऑफ हॉलैंड इज बिलो सी लेवल एंड सो समटाइम्स द वाटर ऑफ द सी वाज फिल्ड इन दैट रीजन एंड कॉज टेरिबल हैवॉक टू द विलेजर्स इनहैबिटिंग दोज विलेजेस। एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर हॉलैंड में जो कि सी लेवल से नीचे है। तो जब सी लेवल से कोई चीज़ नीचे होगी तो डेफिनेटली उसमें पानी आ जाएगा और पानी भर जाएगा, उनके घरों में पानी आ जाएगा, ऐसे जो विलेजर्स वहाँ पर रहते हैं। इन ऑर्डर टू एस्केप द कैलेमिटी, मतलब इस कैलेमिटी को रोकने के लिए द पीपल हैड बिल्ट अ हाई डैम ऑन द शोर ऑफ द सी, मतलब इस कैलेमिटी को रोकने के लिए वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने एक डैम वहाँ पर क्रिएट कर दिया था। समुद्र का जो शोर होता है, यहाँ पर पानी की जो किनारी बनती है, जो शोर होता है, वहाँ पर एक डैम क्रिएट कर दिया था ताकि उसका जो पानी है उनके घरों में नहीं आ पाए। ठीक है, द एल्डरली पीपल एक्सप्लेन टू देयर सन्स द लॉस दैट दे हैड टू सस्टेन। लॉस को हम हमेशा सस्टेन करते हैं, मतलब लॉस के साथ ये सस्टेन वर्ड यहां पर आता है। इन द पास्ट व्हेन द डैम वाज डैमेज्ड दे सेड टू देयर सन्स इफ इवन ए लिटिल वाटर स्टार्ट लीकिंग थ्रू अ क्रैक इट शुड बी मेंडेड इमीडिएटली, अदरवाइज हैविंग ब्रोकन द डैम वाटर विल फ्लो विद सच ए फोर्स दैट इट विल कॉज ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि हालांकि उन्होंने डैम तो वहाँ पर क्रिएट कर दिया था, लेकिन कभी कभी डैम में एक छोटा सा लीक भी अगर हो जाता था तो उसमें से इतना पानी आ जाता था कि उसको तुरंत उसको मेंड करना होता था, उसको फिक्स करना होता था, नहीं तो काफ़ी सारा पानी एकदम फोर्स के साथ उनके घरों में आता था और भर जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस एरिया के जो एल्डरली लोग हैं वो अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि डैम से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन कभी कभी इतनी प्रॉब्लम आ जाती थी कि उसमें अगर लीक कोई क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती थी और फोर्स की वजह से उनके घरों में पानी घुस आता था। तो यहाँ पर हम क्या मिसिंग सेंटेंस क्या होगा देखता हूँ मैं। दिस हेल्प द पीपुल ओवर देयर ए लॉट। देखिए, यदि इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर फिल करूँगा तो फिर ये वाला जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डैम जो था उसमें एक लीक क्रिएट हो जाता था और उस लीक की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि उस लीक को तुरंत ही मैंडेट करना होता था। तो ये वाला जो सेंटेंस है, दिस हेल्प द पीपल ओवर देयर, मतलब डैम की वजह से लोगों को काफ़ी मदद मिली, तो आगे वाला जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी बात तो हो ही नहीं रही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बट ऑफ नो अवेल। बट ऑफ नो अवेल का मतलब है कि डैम क्रिएट करने से विलेजर्स को कोई सहायता नहीं मिली, तो ये भी पार्शियली इनकरेक्ट है। दिस हेल्प देम नॉट ओनली एस्केप कैलेमिटी बट ऑल्सो ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू देयर लाइफ्स, मतलब डैम क्रिएट करने से ना केवल उनको कैलेमिटी को एस्केप करने में मदद मिली बल्कि प्रॉस्पर ज़्यादा उनको समृद्धशाली बनने में भी मदद मिली। तो ये भी सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ओनली हाई डैम वॉज द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, ये भी कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा यही वाला होगा, 5th वाला। देखिए, even then sometime the water flowed with such a force that it damaged the dam and caused great loss to the people। तो ये इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है जो 5th सेंटेंस है। 5th सेंटेंस को यदि मिसिंग पार्ट में आप फिल कर दें तो सेंटेंस लॉजिकली आपका पूरा पैराग्राफ करेक्ट हो जाएगा। Even then sometimes the water flowed with such a force that it damaged the dam and it caused great loss to the people। The elderly people explained to their sons the loss that they had to sustain in the past। देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है इस वाले सेंटेंस से मैच पूरी तरीके से कर रहा है कि जब डैम डैमेज हो जाता था या उसमें कोई लीक क्रिएट हो जाती थी तो उसकी वजह से काफ़ी लॉस उनको सस्टेन करना होता था। तो लॉजिकली स्पीकिंग इसमें केवल 5th ऑप्शन ही सही
इसमें जाएगा। तो फिफ्थ यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसको हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का, फ्रांस का एक किंग था ये, ठीक है। हैविंग बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस विथ 30,000 एक्सपर्ट सोल्जर्स, 30,000 एक्सपर्ट सोल्जर थे नेपोलियन बोनापार्ट के पास। हु गॉट विक्ट्री ओवर इटली, वेंट टू इजिप्ट। हिज प्लान वॉज दैट फ्रॉम इजिप्ट, हैविंग कॉन्कर्ड सीरिया, Mesopotamia, Iran and Kandahar etc. like Alexander, he should enter India and having driven out the English from there। मतलब ये सारी कंट्रीज़ पर विजय प्राप्त करने के बाद वो इंडिया में एंटर करना चाहता था, और वहाँ पर जो इंग्लिश जो लोग रह रहे थे, जो ब्रिटिशर्स रह रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया उसने, ठीक है। लाइक अलेक्जेंडर ही शुड एंटर इंडिया एंड हैविंग ड्रिवन आउट द इंग्लिश फ्रॉम देयर शुड इस्टेब्लिश अ ग्रेट एम्पायर गवर्न बाय फ्रांस। मतलब उसकी एक एम्बिशन था कि उसको फ्रांस के द्वारा एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, और वहाँ से इंडिया के कुछ पार्ट में जो ब्रिटिशर्स रह रहे थे वहाँ से उनको हटाने के बाद वहाँ पर अपना एक साम्राज्य वो स्थापित करना चाहता था। बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज मैसेज विच ही सेंड फ्रॉम इजिप्ट, टीपू सुल्तान, मैसूर का जो राजा था आपने सुना होगा, तो उसके द्वारा ये इनकरेज हो गया टीपू सुल्तान, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इतनी सारी जगहों पर विजय पाई थी। तो being encouraged by his message which he sent from Egypt, Tipu Sultan waged a war against the English army, attacked the army of France and defeated it। टीपू सुल्तान ने उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। टीपू सुल्तान waged a war against the English army, attacked the army of France and defeated it। इंग्लिश आर्मी के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया और फ्रांस की जो आर्मी थी उसको भी उसने हरा दिया, ठीक है, एंड डिफीटेड इट। दिस बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ नाइल रिवर। इस युद्ध को हम कहते हैं नाइल रिवर का युद्ध। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आ सकता है? देखिए, वो जो कल्पना कर रहा था कि पूरे वर्ल्ड पर वो राज करेगा और फ्रांस की सल्तनत चलेगी पूरे वर्ल्ड में, इस तरह का उसका सोच थी। तो ये सोच जो थी ये टीपू सुल्तान ने उसकी ख़त्म कर दी। उसका जो एम्बिशन था ये टीपू सुल्तान ने उसका ख़त्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका, नेपोलियन स्टार्टेड ब्रूडिंग ओवर द रीजन ऑफ हिज डिफीट, नहीं ये नहीं आएगा। बट नेपोलियन डिड नॉट लूज हार्ट, नहीं। इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। दस नेपोलियंस एम्बिशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए ग्रेट एम्पायर ओवर एशिया वाज रूइंड। मतलब एशिया के ऊपर उसका एम्पायर क्रिएट करने का उसका जो सपना था वो ख़त्म हो गया। टीपू सुल्तान ने उसके सपने को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 10, ये वाला जो आंसर है ये बनेगा इसमें। 10 का मतलब होता है और इस प्रकार टीपू सुल्तान ने नेपोलियन का जो एम्बिशन है उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के पर्टिकुलरली मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया है। और इस तरह के न्यू पैटर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चन में मेरा जो ऑनलाइन टारगेट बैच चल रहा है उसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, 40-40 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं करवाऊँगा। और जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, चाहे वो पैराजंबल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी हो, सारे कंप्लीट एक्सपोजर में उसमें आपको दूंगा। और जब एग्जामिनेशन हॉल में रियल एग्जाम में आप जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। तो इसलिए उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए यहाँ से कुछ देखते हैं हम फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। पिछली बार 10 क्वेश्चन ये आए थे प्री में, IBPS PO में और SBI PO में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। मतलब बैंकिंग के प्री एग्जाम में 10 क्वेश्चन इसका आना ही आना है, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है। 10 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के, 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और 10 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के। और क्लोज टेस्ट भी इस समय नए पैटर्न पर ही पूछा जा रहा है, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। वी आर ट्राइंग टू बी फेयर इन मीटिंग आउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरीके से फेयर रहें। जिस व्यक्ति को रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको रिवॉर्ड मिले और जिस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको पनिशमेंट मिले। तो मीटिंग आउट जो वर्ड है METEING, मीटिंग आउट जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो MEET यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर METE वाला मीट आउट आएगा। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। और मीट आउट यहाँ पर फेयर के बाद इन आएगा और इनके बाद ING फॉर्म आएगी क्योंकि इन एक प्रपोजिशन है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये सही है
और यहाँ पर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। वी आर ट्राइंग टू बी फेयर इन मीटिंग आउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइटिंग विच स्टार्टेड इन द नाइट हैड देखिए हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेंगे। पीटर आउट का मतलब होता है धीमे धीमे किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि वो फाइट जो नाइट में शुरू हुई थी सुबह तक, बाय मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह तक ख़त्म हो चुकी थी। तो हैड तो इसमें निश्चित रूप से आएगा, लेकिन हैड के बाद आपको V3 भी लगाना होगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा हैड प्लस V3। ये पीटर आउट आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला इसमें आंसर होगा आपका। पीटर आउट का मतलब होता है धीमे धीमे किसी चीज का समाप्त हो जाना या डिसअपियर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पॉलिटिशियंस दीज डेज आर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इन द गैलरी देन एक्सरसाइजिंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड इवेंट्स। देखिए ये एक इडियम है, प्लेइंग टू द गैलरी इसमें बोलते हैं। और प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है कि ऐसे काम करना जिससे लोगों के लिए मतलब इस तरह के वादे करना और इस तरह की बातें करना जिससे लोग खुश हो जाएं। रियल काम ना करते हुए इस तरह के वादे करना जिससे कि लोग खुश हो जाएं, उनकी एक तरह से चापलूसी टाइप की करना, तो उसको हम बोलते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। तो यहां पर इंटरेस्टेड इन आएगा, इनके बाद आईएनजी फॉर्म ही यहां पर चाहिए। तो सही इसका जो इडियम है वो होता है प्लेइंग टू द गैलरी, इन प्लेइंग टू द गैलरी देन एक्सरसाइजिंग। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी। प्लेइंग इन द गैलरी नहीं होता, प्लेइंग टू द गैलरी होता है और उसके बाद देन आएगा, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगी यहां पर। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, इन प्लेइंग टू द गैलरी देन। द कंपनी प्लान्स टू रोल आउट द स्कीम अक्रॉस यूरोप इन द कमिंग मंथ्स। देखिए रोल आउट का मतलब होता है किसी भी स्कीम को, किसी भी प्लान को लॉन्च करना। तो वही यहां पर बोला जा रहा है। और चूंकि इसमें इमीडिएट फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंट फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, इमीडिएट फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो टेंस तो इसमें सही है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा, ठीक है। और कंपनी सिंगुलर है तो यहां पर प्लान्स ही आएगा। लेकिन ये रोल जो है, ये इसकी स्पेलिंग यहां पर गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी ये वाला रोल आएगा इसमें, ठीक है। प्लान में एस आएगा क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद रोल में ये वाला वर्ड आएगा रोल आउट, कंपनी प्लान्स टू रोल आउट, ठीक है। इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंट फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो डी इसमें आपका आंसर सही होगा। 10 देखते हैं। वंस यूजर्स गेट यूज्ड टू डाउनलोड एंड व्यूइंग कंटेंट ऑन फीचर फोन्स दे विल इवेंचुअली माइग्रेट टू स्मार्टफोन्स। तो इसमें यहां पर हम देखिए, यहां पर चूंकि व्यूइंग लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा है, तो यहां पर भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। एक तो सिंपल लॉजिक ये है, और एक इसके अलावा यूज टू हम पास्ट में भी यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू प्ले हॉकी इन माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज में हॉकी खेला करता था। इस तरह के वाक्यों में यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं कि आई एम यूज टू, या आई गेट यूज टू, या यू विल गेट यूज टू, तो इस तरह के सेंटेंसेस में गेट यूज टू के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। और गेट यहां पर इसलिए सही है क्योंकि यूजर्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यहां पर गेट लगेगा, जो कि सही है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो ये वाला होगा, एस वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला ऑप्शन इसमें आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन था। और एक बार मैं फिर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस में bankerspoint.org पे मेरा जो टारगेट बैच चल रहा है उसमें मैं करवाऊँगा। और प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा कोर्स आप उसमें इंग्लिश का फिनिश कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंटली किसी भी एग्ज़ाम का फेस कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप इसकी डेट हमने एक्सटेंड कर दी है 10 अगस्त तक, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और यहाँ पर मेरा नंबर दिया है, इस पर आप मुझे कॉल करके इसके बारे में आप डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक दें और ईमेल आईडी भी मेरा दिया है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। test.englishaadvantage.in, यहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस साइट पर जाके ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।